नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। आज हम बात करेंगे बिहार की लालगंज विधानसभा सीट की, जो कि वैशाली जिले में आती है। खबर ये है कि इस सीट पर एक मजबूत दावेदार चुनाव लड़ सकती है, मुन्ना शुक्ला। जी हाँ, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी इस चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकती है, अन्नू शुक्ला जिनका नाम है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी दावेदारों का क्या होगा। बाकी कौन कौन से दावेदार हैं जो यहाँ पर चुनावी रणनीति में हिस्सा लेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे, और इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे प्रदीप सर से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, सबसे पहले तो मैं इस दावेदारी पर ही आपसे जानना चाहूंगी। मुन्ना शुक्ला जो बड़े बाहुबली जाने जाते थे, लेकिन अब उनको सजा हो गई है, अब उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, क्या खबर है सर? लालगंज को छोड़ना नहीं चाहते मुन्ना शुक्ला? नहीं नहीं, वो तो एक तरह से देखिए, लालगंज मुन्ना शुक्ला का जो है गृह क्षेत्र है। ठीक है, वहां से वो खुद चुनाव जीत चुके हैं। एक बार उनकी पत्नी विधायिका रही है, जीत चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए वो तो लगातार चुनाव लड़ते ही आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि उनकी पत्नी लड़ना चाहती है। एक बार पत्नी लड़ती है, दूसरी बार पति लड़ते हैं, मुन्ना शुक्ला खुद लड़ते हैं। पिछली बार भी जो है मुन्ना शुक्ला तीसरे नंबर पे रहे थे। 27,460 वोट आया था उनको। ठीक है, पिछली बार भी तीसरे 2020 नंबर पे थे। हाँ, 2020 में। 2015 की बात अगर करेंगी तो 2015 में भी जो है वो मुन्ना शुक्ला की जो स्थिति थी कि वो चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, जेडीयू के टिकट पे लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार शाह जीते थे 2015 में। 2015 में मात्र एक सीट जीती थी लोक जनशक्ति पार्टी। 2020 में भी एक सीट जीती थी, 15 में भी एक सीट जीती थी। तो वो 15 में जो है राजकुमार शाह लालगंज से ही चुनाव जीते थे और मुन्ना शुक्ला को हरा कर जीते थे। ठीक है, तो इसीलिए। और उससे पहले 2010 की बात अगर करेंगी अगर अर्पिता, तो 2010 में भी जो है 2010 में भी मुन्ना शुक्ला लड़े थे चुनाव। ठीक है, तो और 2010 में उनकी पत्नी लड़ी थी चुनाव फिर। ठीक है, तो एक चुनाव पति लड़ते हैं, दूसरे चुनाव में पत्नी लड़ती है। तो ये तो खेल चलता आ रहा है वहां पर। लेकिन अपनी बार पति को जेल हो गई है, जीवन भर की जेल हुई है मुन्ना शुक्ला को, और पत्नी की दावेदारी। इस बार क्या लगता है सर आपको? लालगंज विधानसभा का जो पिछला चुनाव है, मुन्ना शुक्ला तो नहीं जीत पाए, और इस लिहाज से देखिए तो जो जो उनकी पत्नी है अन्नू शुक्ला, उनके लिए भी अब बहुत कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि आपको सजा हुई है, आपके परिवार के, आपके पति को सजा हुई है, और इसका असर लालगंज विधानसभा पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे समझना चाह रही थी। और बाकी दावेदार कौन कौन हो सकते हैं? अर्पिता, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 2005 में मुन्ना शुक्ला वहां से विधायक थे, लेकिन उनको सजा हो गई। तो फिर 2010 में पत्नी लड़ी चुनाव। ठीक है, और पत्नी लड़ी तो चुनाव, तो जदयू के टिकट पर जीती भी चुनाव वो। लेकिन फिर 2015 में उनको राजकुमार शाह ने हरा दिया। ठीक है, और फिर 2020 में जो है 2020 में संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी ने हराया उनको। तो हर चुनाव तो लड़ ही रहे हैं वो। उसमें 2 बार जीते हैं ये लोग पति पत्नी, और सब बार हारे हैं। विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा भी वैशाली से। तो आप देखिए ना, मुन्ना शुक्ला कभी मुन्ना शुक्ला लड़ते हैं, कभी अन्नू शुक्ला लड़ती है। तो इसीलिए ये लोग तो होम बैसन की तरह उस सीट का इस्तेमाल करते हैं। कभी जीत जाते हैं, प्रायः हारते हैं। ठीक है, तो इस बार भी चुनाव लड़ना कोई विशेष ऐसी कोई बहुत बड़ी खबर है। अन्नू शुक्ला का चुनाव लड़ना ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। हाँ, जब मुन्ना शुक्ला लड़ने की स्थिति में होते हैं तो मुन्ना शुक्ला खुद लड़ते हैं। जब वो लड़ने की स्थिति में किसी कारण से नहीं होते हैं तो फिर पत्नी लड़ती है चुनाव। तो इसीलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात अन्य उम्मीदवारों की, तो एक बात तो तय है ना अर्पिता कि उस सीट पर बीजेपी के अभी सिटिंग एमएलए है संजय सिंह। और संजय सिंह का परफॉर्मेंस जो है वहां पे खराब नहीं है, इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है कि वो सीट इस बार भी बीजेपी को ही जाएगा, गठबंधन में बीजेपी को ही जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि सामने के गठबंधन से उम्मीदवार कौन होता है। ठीक है, सामने के गठबंधन मतलब आरजेडी चुनाव लड़ती है या कांग्रेस लड़ती है। और आपको मैं बताऊं एक चीज, जहां जहां आरजेडी को लगता है कि यह सीट मेरे लिए मुश्किल है, वहां आरजेडी वो सीट दे देती है कांग्रेस को। ठीक है, तो लालगंज भी
तो लालगंज भी वही सीट है जहां पर कि पिछली बार कांग्रेस को सीट दिया गया और कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कुमार लड़े और 26,000 वोट से हार गए चुनाव। ठीक है, तो हाँ, तो वहां जो है अब देखना यह है कि इस बार क्या वो सीट कांग्रेस ही लड़ती है या आरजेडी स्वयं लड़ती है उस सीट को। अगर आरजेडी लड़ती है तो फिर मुझे लगता है कि क्या अन्नू शुक्ला आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगी चुनाव या निर्दलीय लड़ेंगी, यह बड़ा सवाल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अन्नू शुक्ला इस बार चुनाव आरजेडी के टिकट पे लड़ेंगी, ज्यादा संभावना इस बात की है। ठीक, आपने कहा कि लालगंज विधानसभा सीट पर संजय सिंह जो कि मौजूदा विधायक है बीजेपी के, उनकी अच्छी खासी पकड़ क्षेत्र में रही है और अभी भी देखा जाए तो लोगों में वो नाराजगी नहीं है संजय सिंह के प्रति कि उनका टिकट काट दिया जाए। इस लिहाज से बीजेपी रिपीट करेगी, संजय सिंह को दावेदार बना सकती है, एक बार फिर से टिकट 2025 में दे सकती है। और सामने से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला भी दावेदार के रूप में है। अब आरजेडी का अगर उनको टिकट मिलता है तो यहाँ दिलचस्प एक मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए सर, अगर मान लेते हैं एक बार को कि आरजेडी टिकट दे देती है अन्नू शुक्ला को और बीजेपी के संजय सिंह सामने है, तो दोनों में आपको क्या लगता है ज्यादा मजबूत कौन है? जीत की संभावना किसकी ज्यादा है? नहीं, एक और विषय है जिस बात को आप नकार नहीं सकती। वहां पर राजकुमार शाह जो लोक जनशक्ति पार्टी के एक बार विधानसभा जीते भी थे 2015 में और 20 में भी वो निर्दलीय लड़े थे। ठीक है, लेकिन चूंकि वो वहां से निर्दलीय में कर रहा हूं, 2020 में भी राजकुमार शाह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट कुछ सीटें पिछले बार लोक जनशक्ति पार्टी तो अधिकतर सीटें वैसी लड़ी थी जहां पर कि जदयू के उम्मीदवार थे। लेकिन लालगंज भागलपुर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कि लोक जनशक्ति पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के होते हुए भी अपना उम्मीदवार दिया था। ठीक है, तो ये एक विषय है। चूंकि दूसरा विषय क्या है उसमें कि चूंकि माने वहां पर चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी? क्या चिराग पासवान बीजेपी से वो सीट झटकने का प्रयास करेंगे? चूंकि इस पिछली बार तो लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में नहीं थी, इस बार गठबंधन में है। तो राजकुमार शाह का क्या होगा? क्या राजकुमार शाह क्या निर्दलीय लड़ेंगे या चिराग पासवान जो है राजकुमार शाह के लिए एनडीए से सीट लेंगे? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर चिराग पासवान जो है एनडीए से राजकुमार शाह के लिए टिकट नहीं ले सके तो क्या राजकुमार शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वैसे एक बार वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं राजकुमार शाह। ठीक है, दूसरे नंबर पे आए थे 2010 के विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो जब अन्नू शुक्ला चुनाव जीती थी जिस चुनाव में, उस चुनाव में राजकुमार शाह से ही उनका मुकाबला था। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि राजकुमार शाह का क्या होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो राजकुमार शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर राजकुमार शाह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर नुकसान किसका होगा? तो स्पष्ट है कि राजकुमार शाह की निर्दलीय चुनाव लड़ने से नुकसान एनडीए का होगा, क्योंकि अगर उनका जातिगत जो वोट बैंक है राजकुमार शाह का, वो वोटर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। ठीक है, बिल्कुल। तो वैसे वर्ग के मतदाता जो है, लेकिन बगल में लालगंज के बगल में कुर्री विधानसभा सीट है, वहां पर बीजेपी के एक वैसे विधायक हैं अभी केदार गुप्ता। तो क्या बीजेपी किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना पाती है, जातीय अम्ब्रेला बना पाती है वहां, तो इस पर भी निर्भर करेगा वहां का परिणाम। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो अगर एनडीए के वोट में बंटवारा नहीं होता है वहां, तो वहां पर राजद विरोधी वोट बैंक जो है वो ज्यादा मजबूत होता है। अगर राजद का एनडीए से डायरेक्ट फाइट हो जाए अगर, तो वहां एनडीए मीलों आगे है। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्ट मुकाबले की स्थिति में एनडीए कम से कम 30-40 हजार वोट से वो सीट जीतेगी। लेकिन ये निर्भर करेगा कि वो सीट किस पार्टी को जाती है और एनडीए में किस पार्टी का उम्मीदवार होता है और किस जाति समूह से होता है, इस पर निर्भर करेगा बहुत सारा खेल।
बिल्कुल सर। यानी बीजेपी के अगर उम्मीदवार है, तो बगल में जो लोजपा ने उम्मीदवार 2020 में खड़ा किया था, क्योंकि साथ में नहीं थे चिराग पासवान और बीजेपी, तो वो चिराग पासवान के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव ना लड़े। अगर बीजेपी टिकट देती है संजय सिंह को तो ठीक है, नहीं तो जो चिराग पासवान के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनका नाम आपने बताया, क्या नाम बताया सर आपने? जिनका ज़िक्र राजकुमार भी किया शाह। आपने, राजकुमार शाह। राजकुमार अगर शाह। उनको अगर उनको ही एनडीए से टिकट दिलवा देते चिराग पासवान, तो उनके नाम पर ही चुनाव एनडीए लड़े, तो कुल मिलाकर तब मजबूत रहेगी एनडीए। तब यहाँ पर अनु शुक्ला अगर आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में सामने आती है, तो जीत की संभावना तब भी एनडीए की ज्यादा दिखाई पड़ती है। तब अनु शुक्ला के लिए कड़ा मुकाबला होगा और चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ जाते हैं, तब बीजेपी के टिकट में बंटवारा होगा। अनु शुक्ला को फिर मार्जिन मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं टक्कर की फाइट हो सकती है, कड़ा मुकाबला हो सकता है। और सर आपसे एक अर्पिता, आखिरी सवाल अर्पिता राजपूत एक लाइन समीकरण। अर्पिता मैं एक लाइन जोड़ दूं वहां पर। देखिए वहां जो है ना, मैंने जो लालगंज विधानसभा सीट है, वहां पर अन्नू शुक्ला के लिए, अब तो ये हो गया चुनावी समीकरण किसको क्या फायदा मिलना है। अन्नू शुक्ला के लिए सबसे सुरक्षित है एनडीए का टिकट। अगर अन्नू लेकिन शुक्ला शुक्ला बीजेपी चुनाव देखिए। जीतना चाहती हैं, अन्नू शुक्ला अगर वहां से चुनाव जीतना चाहती हैं, तो अन्नू शुक्ला केवल एनडीए के टिकट पर ही चुनाव जीत सकती है, चाहे वो बीजेपी का टिकट हो, चाहे जदयू का टिकट हो, चाहे वो लोजपा का टिकट हो। ठीक है, अगर वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी तो उनकी हार तय है, तो फिर हार में कोई दिक्कत नहीं होगी हारने में। जी, इसके पीछे अगर कारण जाना जाए, अगर आप इसके पीछे की कहानी भी बता पाए। नहीं, उसका कारण है वहां पर। देखिए वहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि 4-5 सामाजिक समूह ऐसे हैं, जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या है, और उनका संख्या भी है, और बाहुबल से लेकर हर बल जो है उनके साथ उनके पास है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है वहां राजपूत जाति के लोग हैं, भूमिहार जाति के लोग हैं। तो राजपूत भूमिहार जाति के लोगों का वोट अच्छा खासा है वहां पर लालगंज में। उसके बाद जो लालगंज का शहरी इलाका है, वहां पर वैश्य वर्ग का वोट भी अच्छा खासा है वहां पर। ठीक है, वहां पर लालगंज में, लालगंज विधानसभा सीट पर सहनी जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, पासवान जाति का वोट है वहां पर। तो अगर इन सभी जातियों का अगर आप गठबंधन करके देखेंगे, अगर तो जो जातियां एनडीए के साथ हैं, उनकी संख्या ज्यादा उनका है। उनका बहुमत ज्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा लोकसभा चुनाव में अर्पिता, कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको उनकी जाति के लोगों ने ही वोट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो आरजेडी के सिंबल पे लड़ रहे थे। अगर वही मुन्ना शुक्ला जनता दल यू से होते, मुन्ना शुक्ला लोजपा से होते, मुन्ना शुक्ला बीजेपी से होते, तो उनकी जाति का लगभग 100% वोट जाता उनको। लेकिन चूंकि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनकी जाति के लोगों ने ही उनको, माने मेजोरिटी, कुछ लोग दिया होगा 10% 20% मिला उनको, लेकिन मेजोरिटी भूमिहार समाज का उनको वोट नहीं दिया। तो अब इस बार भी देख लीजिए आप, अगर अनु शुक्ला अगर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती है, ठीक है, तो उनको यादव जाति का वोट मिलेगा, लेकिन उनको भूमिहार जाति का वोट नहीं मिलेगा। फिर भूमिहार जाति मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है, लेकिन तो ये सवाल है। उससे ज्यादा वोट अनु शुक्ला को तब मिलेगा जब वो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल जब ठीक है। आरजेडी के टिकट पर जब अनु शुक्ला या मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ते हैं, जब तो भूमिहार समाज के लोग उनको वोट नहीं डाल देते। ठीक है, और जब एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो 100% पोल होता है, निर्दलीय लड़ते हैं तो छिटपुट वोट मिलता है। तो ये सबको ये बातें समझनी पड़ेगी। उसी प्रकार से राजपूत समाज का वोट है। राजपूत समाज का वोट पहले एक समय था, आज से 5 साल 10 साल पहले तक, कि आरजेडी को राजपूतों का वोट मिला करता था। लेकिन इधर देख लीजिए आप, 2014-15 के बाद से, जब से मोदी और योगी का युग शुरू हुआ है, तब से राजपूत जाति के वोटर लगभग आप कह सकती हैं 80 to 90% एनडीए के पक्ष में वोट डालता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के उदय के बाद वैश्य वर्ग का मतदाता जो है वो मोदी के नाम पर वोट डालता है। ठीक है, अब पासवान जाति के लोग
चिराग पासवान जहां होंगे वहां जाएगा वोट। बिल्कुल। ठीक है, सहनी सहनी जाति का वोट है वहां पर, तो सहनी जाति का वोट जो है अभी ठीक है, मुकेश सहनी के साथ, मुकेश सहनी सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से सहनी जाति के लोग माने जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 50% जो सहनी जाति के लोग हैं वो अब हिंदूवादी बन चुके हैं। उनको जाति उति से कोई मतलब नहीं रहता है, कौन उम्मीदवार है क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो हिंदूवादी हो गए हैं। ठीक है, और कई जगह ऐसा है जहां पर कि सहनी जाति के लोग या अति पिछड़ी जाति के लोग यादव के खिलाफ पोल करते हैं। यादव समाज का वोट जिधर जाएगा, मुसलमान आएगा उसके खिलाफ वोट डालते हैं। तो ये सभी चीजें जब आप अपने दिमाग में रखती हैं, नोटिस करती हैं, और समीकरण का एक विजुअलाइजेशन होता है जब, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो सामाजिक समीकरण है, जो सामाजिक समूहों का गठबंधन है, जो जातियों का गठबंधन है, वो आरजेडी के खिलाफ है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने ठीक कहा कि अगर अनुज शुक्ला को चुनाव जीतना है तो उनको टिकट आरजेडी से नहीं बल्कि बीजेपी या फिर जदयू से या फिर लोजपा आर से लेना होगा, और इसी कंडीशन पर कहीं ना कहीं उनकी जीत हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से वहां एनडीए मजबूत है, एनडीए बढ़त में है, और बहुत कड़ा मुकाबला एनडीए की तरफ से अनुज शुक्ला को मिलेगा, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हो या फिर आरजेडी कैंडिडेट के रूप में हो। चलिए सर, चर्चा को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं, आगे जो कुछ भी लालगंज विधानसभा सीट पर होगा या जो जो दावेदार फाइनल होंगे उनमें से कौन जीत सकता है, किसकी जीत किस आधार पर पक्की हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यही रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत तमाम बहुत बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।